नमस्ते, दिस इज अभिषेक। वेलकम बैक टू लैब्स एंड स्पोर्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच को स्टडी किया था। हमने देखा था किन लोगों ने साइकोडायनेमिक अप्रोच को पॉपुलराइज किया है। उसमें हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को भी स्टडी किया था, जो कि एक पर्सनैलिटी की थ्योरी थी। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं और उस कन्फ्लिक्ट के बाद आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है। आज का जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा कार्ल जंग की थ्योरी पे, जो कि पर्सनालिटी की थ्योरी है और ये भी एक साइकोडायनेमिक अप्रोच है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कार्ल गुस्ताव जुंग। तो हम जो ये थ्योरी पढ़ेंगे, कार्ल जंग की जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, उसे हम स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे कि इस थ्योरी का क्या रेलेवेंस है हमारे स्पोर्ट्स में। तो कार्ल जंग ने 2 टाइप की पर्सनालिटी दी थी। पहली थी इंट्रोवर्ट, दूसरी थी एक्सट्रोवर्ट। हम कुछ पैरामीटर्स को लेके चलेंगे और उन्हीं पैरामीटर से इन दोनों पर्सनैलिटी टाइप को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले ओवरऑल समझ लेते हैं कि एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो बेसिकली फ्रेंडली नेचर की हो, लोगों से घुले मिले, सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। वहीं अगर आप इंट्रोवर्ट को लोगे तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा रिलेशंस ना रखें दूसरों से और सेल्फ फोकस रहें। तो इस तरीके का कुछ नेचर होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। अब हम स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से देख के चलें तो मान के चलिए डिसीजन मेकिंग, इनका डिसीजन मेकिंग और इनके डिसीजन मेकिंग में क्या अंतर है। तो जो इंट्रोवर्ट डिसीजन लेते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो अपने खुद के आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि खुद से कॉन्सेप्ट बनाते हैं, खुद से आइडिया लगाते हैं और उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ये जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं ये खुद को ध्यान में रखने के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी फोकस करते हैं कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जो हमारे साथ जो मतलब जो टीम मेंबर्स हैं उनके भी पर्सपेक्टिव से भी ध्यान देते हैं एक्सट्रोवर्ट। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट एक इंडिविजुअल का ही हो। तो डिसीजन मेकिंग में ये डिफरेंस आता है। दूसरा अगर हम लेके चले परफॉर्मेंस पे, तो ये जो परफॉर्मेंस, इनका जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमम निकल कर आता है, यानी कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तब करते हैं जब आसपास ऑडियंस ना बैठी हो, जब लोग हुटिंग ना कर रहे हो। बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं एक्सट्रोवर्ट में, तो ये तब परफॉर्मेंस करते हैं जब ऑडियंस हो, इनको कोई एनकरेज करे, आप साथ मतलब आसपास चीयर लीडर्स बैठी हों, उस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, अराउज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये अगर इस कंडीशन में मिल गया इनको कि बहुत सारी ऑडियंस है, वोटिंग कर रही है, चीयर लीडर है, तो उस कंडीशन में अराउज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनका नेचर है कैसा है, इनका नेचर सेल्फ नेचर है। इनका क्या है, ये रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोसाइटी में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑडियंस होगी तो सबसे ज़्यादा फोकस किसका ज़्यादा रहेगा, एक्सट्रोवर्ट का, ना कि इंट्रोवर्ट का, क्योंकि ये इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इनका कब निकलेगा, तब निकलेगा जब ऑडियंस कहीं ना कहीं कम हो या फिर ऑडियंस से प्रॉक्सिमिटी कम हो। जैसे कि मान के चले ये स्टेडियम है, यहाँ पे लोग बैठे हैं और आप भी एक प्लेयर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे डिस्टेंस कितना है, इसका कम डिस्टेंस है, वहीं इसका डिस्टेंस कितना है, इसका ज़्यादा है। तो ये बताता है प्रॉक्सिमिटी कि कितने पास हैं। तो ये इनकी प्रॉक्सिमिटी कौन सी होती है, ये बेसिकली अगर प्रॉक्सिमिटी इनकी ज़्यादा होगी ऑडियंस के साथ तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकलेगा। अगर इनकी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होगी ऑडियंस के साथ तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा निकलेगा। इन द सेंस, अगर ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है तो ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगा और यहाँ पे इंट्रोवर्ट परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। वहीं अगर यहाँ पे इंट्रोवर्ट आ गया और यहाँ एक्सट्रोवर्ट आ गया तो कहीं ना कहीं इन दोनों के परफॉर्मेंस में
जो पहले अच्छा दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का नेचर अलग है। तो इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमम इस तरीके से आता है। तीसरा पैरामीटर लेके चले तो परसेप्शन। परसेप्शन परसेप्शन यानी कि इस तरह से समझिए कि आप चीजों को देख रहे हैं और उसके देखने के साथ किस तरीके से उसको समझ रहे हैं। तो इनका जो परसेप्शन होता है ये होता है सब्जेक्टिव। कैसा होता है? सब्जेक्टिव। इनका जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। समझते हैं इसे। सब्जेक्टिव परसेप्शन ऐसा कि उन्होंने चीजों को देखा, सिचुएशन को देखा, एनवायरनमेंट को देखा और उन्होंने उस चीज को अपने हिसाब से ही इवेल्युएट करना चालू किया। उनके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जो पास्ट इंफॉर्मेशन थी, उसको कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन के साथ जोड़ के देखा और उस तरीके से क्या किया, उन्होंने उस चीज को इवेल्युएट किया, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करी। वही जो एक्सट्रोवर्ट का परसेप्शन होता है, वो जो चीजों को देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि एनवायरनमेंट को एज इट इज समझना, जैसा है सिचुएशन जैसी चल रही है उसको एज इट इज ही समझना। लेकिन ये लोग एज इट इज लेके नहीं चलते, ये लोग लेके चलते हैं कि ये करंट सिचुएशन है, हमने पहले क्या सोचा था, पहले हमने क्या एक्सपीरियंस किया था इसी सिचुएशन में, और इन दोनों को वो क्या करते हैं, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अगर मैं एक्सट्रोवर्ट की लेके चलूं तो एनवायरनमेंट को एज इट इज समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं इंट्रोवर्ट को लेके चलूं तो ये अपना खुद का दिमाग लगाते हैं, अपने खुद का आइडिया लगाते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको करंट सिचुएशन के साथ जोड़ के देखते हैं और उस तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है परसेप्शन में। चौथा पैरामीटर अगर हम चले, चौथा पैरामीटर पे ले तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें, टीम बॉन्डिंग की बात करें, तो एक्सट्रोवर्ट जो नेचर होता है उसके हिसाब से हम देखे जाएं तो जो टीम बॉन्डिंग होती है वो इनके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू इंट्रोवर्ट, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि दूसरों से जाके बात करना, उनके साथ जाके क्या कहते हैं, इंटरैक्ट करना, दूसरों से उनके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानना। लेकिन इनका क्या होता है, इनका होता है सेल्फ, कि कहीं ना कहीं मैं अपने काम पे फोकस करूं, दूसरों पे ध्यान ना दूं। तो जो टीम में जो इन्वॉल्वमेंट होता है इंट्रोवर्ट का, इनके कंपैरिजन में कम होता है और इनका मैच अच्छा होता है। इसी बेस पे ऐसा कह सकते हैं, और रिसर्च में भी ऐसा कई सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं ये क्या कहते हैं, आपके जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, उनमें इंट्रोवर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। और जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं, जो टीम गेम होते हैं उसमें एक्सट्रोवर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ये रिसर्च में देखा गया है कि ज़्यादातर जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं वो टीम गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इनका जो नेचर ही है कि घुलना मिलना, दूसरों से बात करना। तो ये पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर हमने अभी बात करी। अगर हम कुछ और पैरामीटर्स देखें, मान के चलिए इमोशंस, अगर हम इमोशंस को लेके चलें, यहाँ पे इमोशंस को लेके चलें, तो ऑब्वियस ही बात है, क्या लगता है कौन सा नेचर जो है, कौन सी पर्सनैलिटी है वो अपने इमोशंस को जल्दी बाहर निकाल देगी? ऑब्वियस ही बात है एक्सट्रोवर्ट अपने इमोशंस को जल्दी बाहर निकाल सकती है, इंट्रोवर्ट अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं हर जगह। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनली वीक होते हैं और ये इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ये हर जगह अपनी भावनाओं को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इनका सेल्फ कंट्रोल इनके रिलेशन में कम रहता है। तो इमोशन के बेस पे, जैसे कि अगर मान के चलिए एग्रेशन हो, अब कोई बंदा बहुत एग्रेसिव है, तो ऐसे दो बंदे अगर मैं लेके चलूँ, ये दो बंदे हैं, एक सिचुएशन है, एक बंदे ने इसको धक्का दिया, एक बंदे ने इसको धक्का दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है अगर इसका एक्सट्रोवर्ट नेचर हुआ और ये जो बंदा है इसका इंट्रोवर्ट नेचर हुआ, तो ये इसने इसको धक्का दिया या स्लैच किया, कुछ भी किया, उस बेसिस पे ये अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, एग्रेशन को बाहर नहीं आने देगा। लेकिन यही अगर एक्सट्रोवर्ट के बारे में देखा जाए
तो ये क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बाहर निकाल देंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे उसके प्रति। तो इस तरीके से इमोशनली ये कहीं ना कहीं वीक होते हैं इसके कंपैरिजन में। हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इन तरीकों से क्या कहते हैं, इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने देखा कि इंट्रोवर्ट का नेचर कैसा होता है, एक्सट्रोवर्ट का नेचर क्या होता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। ऐसे और भी कई सारे पैरामीटर निकल सकते हैं अगर हम ध्यान दें तो ये जो थ्योरी थी कार्ल जंग की, ये अभी कंप्लीट हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो होगा ट्रेट अप्रोच। हम देखते हैं कि ट्रेट अप्रोच होता क्या है और उसके थ्योरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्ल जंग की थ्योरी से रिलेटेड, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने दो टाइप की पर्सनैलिटी देखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो इस थ्योरी में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पर्सनैलिटी एक ही टाइप को डोमिनेट नहीं करती है, इन द सेंस कि एक इंसान में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही नहीं होगा या फिर वो सिर्फ इंट्रोवर्ट ही नहीं होगा, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। इस एम्बीवर्ट जो पर्सनालिटी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की। ये सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इनका रेशो में डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल लेके चलें, अगर 50% इधर लें, 50-50 का रेशो लेके चलें, ये एक्सट्रोवर्ट है ये इंट्रोवर्ट है, तो कुछ ऐसे पर्सनालिटी होंगे जिसके अंदर कहीं ना कहीं 70% एक्सट्रोवर्ट और 30% इंट्रोवर्ट टाइप की कॉम्बिनेशन होगा। 70% उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी, 30% उनके अंदर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी। ये रेशो चेंज हो सकता है यहाँ पर 20:80 हो जाए, पर पूरी तरीके से वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता, पूरी तरीके से वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता कोई भी इंसान। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये रेशो पे चेंज हो सकता है, किसी का रेशो ज़्यादा होगा, किसी का रेशो कम होगा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कार्ल जंग से जुड़ी हुई। कोई भी चीज़ डोमिनेट नहीं करता है, एक ही पर्सनैलिटी डोमिनेट नहीं करती है, रेशो में चलती है। अब हम अपने नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं जो कि है ट्रेट अप्रोच, और उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे जो कि गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी है। ट्रेट अप्रोच ये हमारी सेकंड अप्रोच है पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रेट के बारे में थोड़ा देखा था, जो मार्टिन की जो मॉडल था, इंट्रैक्शनल मॉडल था, उसमें हमने साइकोलॉजिकल कोर देखा था, उसको हमने रिलेट करके देखा था ट्रेड्स के साथ। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं आपके पर्सनैलिटी के। ये ऐसे बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की, विशेषताएं हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं। उसके बाद ये भी देखा था हमने कि ये कांस्टेंट होते हैं नेचर में, स्टेबल, यानी कि किसी भी सिचुएशन में ये अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे। ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में अपना जो नेचर है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, वो चेंज नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था। अब हम एक एक करके थ्योरीज को देखते हैं कि ट्रेड अप्रोच में कौन कौन सी थ्योरीज थी, और उन थ्योरीज के हिसाब से हमें और समझ में आएगा कि ट्रेड अप्रोच के अंदर होता क्या क्या है। तो जो पहली थ्योरी है ट्रेड अप्रोच में वो है हमारी गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी। गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी, तो गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी क्या कहती है, इसका हमने अपने जो स्टार्टिंग वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था साइकोलॉजी का, तो उसमें हमने इनके डेफिनेशन को देखा था कि किस तरीके से पर्सनालिटी की प्रॉपर डेफिनेशन गॉर्डन एल्पोर्ट ने दी थी, और उसको हमने समझा भी था। तो गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी में हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ट्रेड्स समझाए थे। तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने दो तरीके के ट्रेड्स दिए थे। पहला था कॉमन डिस्पोजिशन ट्रेड्स, दूसरा है पर्सनल डिस्पोजिशनल ट्रेड्स। पहले समझ लेते हैं कॉमन क्या है, उसके बाद पर्सनल पे जाते हैं। तो कॉमन डिस्पोजिशनल ट्रेड्स कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषता हैं जो हर एक इंसान में कॉमन पाई जाती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो पैर छू के करते हैं। तो ये हर जगह कॉमन है कि हर जगह आप ज़्यादातर एरियाज में जाएंगे, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, तो वहाँ पे जो बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है पैर छू के की जाती है। तो ये कॉमन डिस्पोजिशनल ट्रेड्स कह सकते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आज भी हाथ से खाना खाया जाता है।
तो वो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी जो गुण है, वो सब में कॉमन है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर एक में कॉमन पाए जाए, और ये कई सारे हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यही है और यही है, ये कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल डिस्पोजिशनल ट्रेट। पर्सनल डिस्पोजिशनल ट्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका कार्डिनल, दूसरा है सेंट्रल, तीसरा है सेकेंडरी। एक एक करके हम समझते हैं। कार्डिनल डिस्पोजिशनल ट्रेट्स, तो ऐसे ट्रेट्स, ऐसे गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी आदमी के अंदर वो एक पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर गुण उसके अंदर डोमिनेट करें। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, जैसे कि एमएस धोनी, एमएस धोनी, तो कामनेस, कामनेस ये ऐसा ट्रेट है उनके अंदर जो हर एक सिचुएशन में वो कहीं ना वो डोमिनेट करता ही है। आप किसी भी सिचुएशन में देखेंगे वो अपने आप को शांत रखते हैं। तो उनके अंदर जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है। महात्मा गांधी को आप अगर लेके चलें तो जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस वो उनके अंदर डोमिनेट करता है। एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेट जो आपके अंदर डोमिनेट करे। ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, हर एक सिचुएशन में वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनका कार्डिनल डिस्पोजिशनल ट्रेट क्या होगा? एग्रेशन। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन उन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करे, हर सिचुएशन में ज़्यादातर वही बाहर आए, तो वो किस टाइप के ट्रेट्स कहलाते हैं? कार्डिनल डिस्पोजिशनल ट्रेट। किसके थ्रू, किसके बेसिस पे है? गॉर्डन एयरपोर्ट की थ्योरी के बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल डिस्पोजिशनल ट्रेट्स। सेंट्रल डिस्पोजिशनल ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जो कि इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेट्स भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेट्स या फिर पर्सनैलिटी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी ज़्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बोला था कि ये मल्टीपल ट्रेट से बनके आपका सेंट्रल डिस्पोजिशनल ट्रेट बनाता है। जैसे कि लगभग 5 से 10 ऐसे ट्रेट्स हैं जो मिलके आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। 5 से 10 ट्रेट ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ये 5 से 10 ट्रेट कुछ भी हो सकते हैं। ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ऐसे कई सारे ट्रेट्स हो सकते हैं जो आपके पर्सनैलिटी को बनाए। नंबर्स ऑफ ट्रेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 10 है, 15 है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स होते हैं, लेकिन उनमें भी हर एक इंसान में 5-10 के बीच में ही, इनके हिसाब से 5-10 के बीच में ही ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमने बात करी, काइंडनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कामनेस हो गया, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स एग्जांपल नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी डिस्पोजिशनल ट्रेट्स आ गए। सेकेंडरी डिस्पोजिशनल ट्रेट्स कैसे होते हैं? ऐसे ट्रेट्स जिन पे हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन तब जाए जब कोई सर्टेन सिचुएशन हो, कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही हमारा इन विशेषताओं पे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमारा ध्यान जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हेयर स्टाइल, क्लोथिंग, एंजाइटी, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो एंजाइटी, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, कैसे आप जनरली देखिए कि कोई भी लड़का अपने बालों को नहीं बनाता, जनरली ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी ओकेशन पे, जैसे किसी लड़की से मिलने जाना हो या फिर किसी शादी या किसी पार्टी में जाना हो, तो वो क्या करेंगे? अपने बालों को बनाएंगे। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स हैं, जो किसी ओकेशन में ही बाहर आते हैं। क्लोथिंग, ऑब्वियस सी बात है, किसी से मिलने जा रहे हैं तभी अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसके अलावा इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जो भी टी शर्ट मिली लड़के डाल के निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की से मिलने जाना हो तो बढ़िया बन ठन के निकलेंगे। एंजाइटी का एग्जांपल है, स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो एंजाइटी हर मौके पे नहीं आती है। एंजाइटी का मतलब एक समझ लिए, आपको आसान भाषा में समझ लिए, एंजाइटी का मतलब क्या है? घबराहट, जो कि डर से निकला है। हम एंजाइटी की जब थ्योरी पढ़ेंगे तब उसको और अच्छी तरीके से देखेंगे कि एंजाइटी होता क्या है। फिलहाल के लिए समझिए कि बहुत सिंपल वर्ड में एंजाइटी घबराहट को लेकर साथ में चलिए। फियर
ऐसी घबराहट जो कहीं ना कहीं डर से निकला हो, इस तरीके से समझिए। तो एंजाइटी भी ओकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप हर समय घबराते हैं। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, जैसे मान के चलिए मैच चल रहा है, फाइनल मैच है, फाइनल मैच में आपको गेम में उतार दिया और मैच बहुत फंसा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एंजाइटी आपको फील होने लगेगी। या फिर आप ट्रेनिंग में गए और अचानक से कोच ने आपको डांट दिया, तो क्या होगा, आप घबरा जाओगे, आपको एंजाइटी होने लगेगी, तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, सेकेंडरी डिस्पोजिशनल ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो ओकेजनली बाहर आते हैं, इन पे हमारा जनरली ध्यान नहीं जाता है। सेंट्रल ऐसे जो बिल्डिंग ब्लॉक से आपकी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं, 5 से 10 ऐसे ट्रेड्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, और कार्डिनल वो जो डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉमन डिस्पोजिशनल ट्रेड्स जो हर एक में कॉमन है, हमने एग्जांपल देख लिया। तो ये गॉर्डन एयरपोर्ट की थ्योरी थी, जो कि एक पर्सनैलिटी की थ्योरी है। नेक्स्ट जो हम पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेंस आइजेन की थ्योरी, और उसके साथ साथ रेमंड कैटल की थ्योरी, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या आज। हमने कार्ल जंग की थ्योरी देखी, जिसमें हमने देखा कि पर्सनैलिटी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और उसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ पैरामीटर्स देखे, जिनके थ्रू हमने उनको डिफरेंशिएट किया, एक मीनिंगफुल डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमने गॉर्डन एयरपोर्ट की थ्योरी देखी, जो कि ट्रेड अप्रोच के अंदर आती है। ये हमारी सेकंड अप्रोच थी आज की, जिसके अंदर हमने कार्डिनल डिस्पोजिशनल ट्रेड और पर्सनल डिस्पोजिशनल ट्रेड देखा, जो कि गॉर्डन एयरपोर्ट ने दिए हैं, और उसके अंदर हमने इन चीज़ों की बात करी। हम जितनी भी थ्योरीज को पढ़ेंगे वो बेसिकली उस बेसिस पे पढ़ेंगे जो रिलेवेंस हो, इम्पोर्टेंस हो उसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से। हम जनरल थ्योरीज पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ट्रेड की बहुत सारी थ्योरीज हैं, साइकोडायनामिक की बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर हम उन्हीं पे ध्यान देंगे जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।